Good evening, everyone, and welcome to our yet another Facebook Live session that focuses on scholarships. We will be discussing deeper about the scholarships that we have in today. So, we all know that scholarships have always been the backbone in supporting the education of meritorious and needy students. But there are very few students who have a deep, actual understanding of what scholarships are. So there are students, many students who have questions कि scholarships क्या होती हैं, किन के लिए होती हैं. तो आज today we will discuss about all these questions with our expert Mr. Ankur Dhawan, COO of Paripa Study. Welcome, sir. Good evening, and how are you? Good. Thank you, Shruti, for inviting me. Sir, so today I have compiled some commonly asked questions जो scholarships से related questions जो बच्चों के दिमाग में होते हैं मैंने वो compile किए हैं. So I'll start with the first question, like how exactly scholarships are helping students and what are the different types of scholarships that are available for them? स्कॉलरशिप जिसे हम लोग हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं, ये एक तरीके से आपकी पढ़ाई के लिए कमाई है. आज के टाइम में आप जो पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं उसके दो तरीके होते हैं. उस खर्चे को बल्कि तीन तरीके होते हैं. एक तो या तो आपके पापा मम्मी आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं. दूसरा तरीका जो होता है कि आप किसी तरीके से एक छात्रवृत्ति प्राप्त करें, स्कॉलरशिप प्राप्त करें और आपकी पढ़ाई का कुछ खर्चा उससे निपटे. और तीसरा होता है जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो आप एजुकेशन लोन लेते हैं पढ़ाई अपनी करने के लिए. स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जहां आपको उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप नौकरी में लगेंगे तो उसके लिए आपको लोन मिलते हैं. तो ये तीन चीजें होती हैं जिसके थ्रू अपनी पढ़ाई आप कंप्लीट करते हैं. भारत में ये देखा गया है कि काफी बच्चे अपनी हायर एजुकेशन बीच में ही छोड़ देते हैं. वो क्लास 12 के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं. उसका मेजर रीजन यही होता है कि उस समय तक उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि फर्दर एजुकेशन सपोर्ट करें. और इस केस में बच्चा कोई छोटी मोटी जॉब ले लेता है, चाहे वो कॉल सेंटर में ले ले या वो मैकेनिक बन जाए, और वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं पा पाता. इस बात को देखते हुए ही छात्रवृत्ति की लाइव की जाती है. अब ये स्कॉलरशिप ना दो तरीके से आप देख सकते हैं. पहला तरीका ये है कि कौन इसे दे रहा है, उसके बेसिस पे भी कई तरह की स्कॉलरशिप होती है. और एक होता है कि स्कॉलरशिप किस पर्पस के लिए दी जा रही है. ठीक है, जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं और कौन इसे दे रहा है तो सबसे बड़ा जो देने वाला है, स्पॉन्सर है, वो है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट. सब लोग अपनी अपनी स्कॉलरशिप निकालते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी वाइड पर्पस के लिए अक्रॉस द कंट्री उनकी स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होती है. एंड द अमाउंट इज ऑल्सो गुड, वहाँ पर आपको मिलता है. जो इसके अलावा आपकी जो स्टेट है वो भी अपनी अपनी एक स्कॉलरशिप निकालती हैं. वहाँ पे जो लोकल उनके जो इश्यूज होते हैं, जैसे मोस्टली स्टेट्स अपने यहाँ पिछड़े वर्ग को मजबूत करना चाहती हैं तो वो पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप निकालती हैं. अब इसके बाद गवर्नमेंट के बाद जो नेक्स्ट बड़ा स्पॉन्सर आता है वो आता है कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट्स को जो CSR लॉ के अंडर में उनको अपने प्रॉफिट का 2% अपने स्टेक होल्डर्स पे खर्च करना होता है जो उनके लिए जो उनको बेनिफिट दे सके. तो उसमें उनके SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उनके ऊपर वो खर्च करते हैं. उसमें से एक एजुकेशन बड़ा गोल होता है. तो उसी का एक पार्ट होता है स्कॉलरशिप जो कि कॉर्पोरेट CSR से आता है. इसके बाद अगर हम जाएंगे तो काफी प्राइवेट फाउंडेशंस भी हैं, जैसे आगा खान फाउंडेशन हो गई, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गई, माइकल सूजन डेल फाउंडेशन हो गई, बिल गेट्स फाउंडेशन हो गई. तो इन फाउंडेशंस की भी अपनी एक स्कॉलरशिप होती है. लास्ट में आते हैं आपके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट जो कि मेरिटोरियस बच्चों की फीस को भी एक स्कॉलरशिप के फॉर्म में देते हैं. तो ये तो हो गए आपके स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाले. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो ये बहुत ब्रॉड नंबर को मिलती है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो उसमें लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है. बट हाँ, अगर लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो अमाउंट कम होता है. तो अमाउंट आपका जनरली 3, 4, 5 हज़ार, और अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो 10, 12 हज़ार रुपये चला जाता है. बट अगर आप कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो वो लोग कम मिलती है, बट वहाँ अमाउंट आपको आपकी एजुकेशन के हिसाब से अच्छा मिलता है. जनरली मैंने देखा है जो स्कॉलरशिप प्राइवेट होती हैं, अगर आप क्लास 11, 12 के लिए ले रही है 10,000 से 15,000 के बीच मिलता है. और आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो कोई भी 25,000 से लेकर के 2 लाख तक की स्कॉलरशिप होती है. तो वो आपकी एजुकेशन को फुल्ली स्पॉन्सर करने की कोशिश करते हैं. अब इसके बाद आता है पर्पस, किस पर्पस के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है.
तो एकेडमिकली जो हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। जो पढ़ाई में बच्चे अच्छे होते हैं, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप निकलती है उन्हें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके बाद कुछ गरीब बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, जो पुअर फैमिली के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप आती है, जो कि आपकी इनकम क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है। और इसमें इनकम क्राइटेरिया आपका जनरली वेरी करता है, 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक की इनकम के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। एंड तीसरा पर्पस जो होता है वो होता है कॉज बेस्ड स्कॉलरशिप। जब हम कॉज बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जैसे अभी के टाइम में कोरोना और कोविड-19 जो बहुत ज्यादा तेजी से हमारा पैंडेमिक फैला हुआ है, तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप आएंगी वो कॉज बेस्ड स्कॉलरशिप होंगी, जो उन बच्चों की हेल्प करना चाहेंगे जिनके पेरेंट्स का बिकॉज ऑफ लेट्स से कोरोना कोई या तो बीमार पड़ गया है, या किसी की डेथ हो गई है, या फिर किसी की जॉब चली गई है। सिमिलर एक हमारी एचडीएफसी की इकोनॉमिक क्राइसिस स्कॉलरशिप आती है, जो कि कॉज बेस्ड स्कॉलरशिप है। लास्ट में आपका जो आता है वो आता है टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। टैलेंट कई तरह का हो सकता है। आप परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का टैलेंट हो गया, आप म्यूजिक में अच्छे हैं तो म्यूजिक का टैलेंट हो गया, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स का टैलेंट हो गया। तो ये टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जो कि स्पेसिफिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन उस टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए देती है। तो हर तरह की स्कॉलरशिप होती है आपके टैलेंट पे, या तो आप एकेडमिकली ओरिएंटेड है तब, या फिर आपको टैलेंटेड है, या फिर किसी कॉज के कारण आपको कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब इन ऑल सर ये बहुत ही वास्ट वैरायटी हो गई, आपने जितनी भी वैरायटीज बताई तो बहुत ही वास्ट वैरायटी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर लेवल के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, एक तरह से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन सर, जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बेस्ट वेबसाइट है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, कहाँ से मिल सकती है, कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसका क्या है? देखिए, स्कॉलरशिप की वेबसाइट बहुत सारी हैं, ठीक है। हर हर सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट है, इसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट है। जैसे अगर आप बात करें गुजरात में तो डिजिटल गुजरात है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महा डीबीटी है, अगर आप बात करेंगे तेलंगाना की तो तेलंगाना ई पास है, आंध्र प्रदेश जाएंगे तो ज्ञान भूमि नाम से वेबसाइट है। तो इस तरीके हर आपके जो स्टेट है उनकी भी वेबसाइट है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी अपनी अलग वेबसाइट है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक बच्चे के लिए कि सारी वेबसाइट्स पे जा करके स्कॉलरशिप को ट्रैक करें। और ये प्रॉब्लम को देखते हुए ही बड़ी फॉर स्टडी ने डिसाइड किया कि हम सारी स्कॉलरशिप को एक जगह लाएंगे, और हम बच्चे की हेल्प करेंगे उस एक जगह आकर के वो अपने जो मतलब की स्कॉलरशिप है, जो कर सकता है, जिसके लिए वो एलिजिबल है, वो फाइंड करे, और वहीं से उसको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप बड़ी फॉर स्टडी पे आइए, आपको सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की तब तक जरूरत नहीं जब तक आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो उस वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन कर दीजिए और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अच्छा, तो सर मतलब कैसे बच्चे अपने लिए, जैसे बच्चों को नहीं पता होता, यूजुअली लैक ऑफ अवेयरनेस होती है कि कौन सी स्कॉलरशिप उनके लिए अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, तो अपने लिए बेस्ट स्कॉलरशिप कैसे वो फाइंड कर सकते हैं, उसका कोई प्रोसेस है सर? इसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका ये बताऊंगा कि वो अगर buddyforstudy.com पे आते हैं और अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। जब वो प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपनी क्लासेस के बारे में सही से इंफॉर्मेशन दें कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर वो ग्रेजुएशन में है या इंजीनियरिंग में है तो कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ रहे हैं या कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। अगर वो कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रीम में कर रहे हैं। अगर वो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपरली देते हैं तो हमारी एल्गोरिदम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ने बना रखी है, वो ऑटोमेटिकली मैचिंग करती रहती है कि इस बच्चे का इस स्कॉलरशिप के साथ मैचिंग हो रही है। और अगर वो मैचिंग होगी तो वो उनको मैचिंग स्कॉलरशिप अपने प्रोफाइल में दिखती रहेगी। इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि बच्चा अपना प्रोफाइल सही से क्रिएट करे, सारी इन्फॉर्मेशन ढंग से दे, और उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता रहे रेगुलरली। जैसे जैसे क्लास चेंज होती है उसको आगे अपडेट करता रहे। उस केस में उसको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर बच्चा अपनी आज के टाइम में ईमेल नहीं है तो भी हमने आज के टाइम वेबसाइट को मोबाइल पे कर दिया है, अपने मोबाइल बेस पे कर सकता है। जब उसके पास उसकी स्कॉलरशिप मैचिंग आती है तो हम लोग उसको अलर्ट भी भेजते हैं, एसएमएस भी भेजते हैं, जिसके थ्रू से पता चल जाता है कि वो ये स्कॉलरशिप को मैच कर रहा है। अगर वो प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना चाहता तो उस केस में हमने फिल्टर्स बनाए हुए, जहाँ पे उसके पास फिल्टर्स है कि वो क्लास का फिल्टर लगा सकता है, अपने रिलीजन का फिल्टर लगा सकता है, अपनी स्टेट का फिल्टर लगा सकता है, अगर वो बाहर की कंट्री के लिए देख रहा है तो उसका फिल्टर लगा सकता है। हर तरह के फिल्टर हमने दे रखे हैं जिसके बेसिस पे बच्चा अपने लिए स्कॉलरशिप ढूंढ सकता है। Okay. तो ये तो हो गया सर सर्च करने का तरीका कि हम किस तरह से स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं।
बाकी लाइक आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉमन, जो बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में आप बता सकते श्योर श्योर। तो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप जो कि काफी इसका मैं कहूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल लगता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप, जो कि क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है और आप हायर एजुकेशन तक के लिए ले सकते हैं। ऐसे मोमा स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ये आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मिलेगी। जनरली इसका लॉन्च टाइम जो होता है वो जुलाई के आसपास आता है। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि इसी मंथ में किसी ना किसी टाइम पे मोमा स्कॉलरशिप लाइव कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी पॉपुलर स्कॉलरशिप है उसमें आपका आता है ये मेरिट कम मींस एजुकेशन की स्कॉलरशिप आती है। इसके अलावा आपके पास सारी स्टेट में प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक दो डिफरेंट कैटेगरी की स्कॉलरशिप आती हैं। प्री मैट्रिक में आप क्लास 9-10 के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं एंड पोस्ट मैट्रिक के लिए आपकी क्लास 11-12 और हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आती हैं। इसके अलावा अगर आप डिसेबल्ड हैं तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग एक मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबल अफेयर्स उनकी है। सिमिलरली अगर आप ट्राइबल हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कॉलरशिप है। तो आपके पास बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में मिलेंगे, जहाँ पे आपके क्राइटेरिया को मीट करते हो तो मिल जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट स्कॉलरशिप की बात करता हूँ तो काफ़ी पुराने टाइम से चलती आई एक स्कॉलरशिप है फेयर एंड लवली। काफ़ी प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है वो, जहाँ पे हर बच्ची को अप टू 50,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा आपकी पुरानी स्कॉलरशिप में ही एक आती है लॉरियल फॉर यंग वुमेन इन साइंसेज। इसमें भी आपको अच्छा अमाउंट मिलता है पर बच्ची। इसके अलावा आपकी कीप इंडिया फाउंडेशनल स्कॉलरशिप है, ली ग्रांट स्कॉलरशिप है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एमबीए स्कॉलरशिप है, इंजीनियरिंग के लिए रॉल्स रॉयस स्कॉलरशिप है। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है, हर साल ये स्कॉलरशिप आती हैं और अच्छे खासे बच्चों को सपोर्ट करती हैं। आप इन सब स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन अगेन बड़ी स्टडी पे ले सकते हैं। ओके सर, एक हमारे व्यूअर हैं सैयद हनान, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वी हैव टू रजिस्टर, जो आप अभी रजिस्टर के बारे में बताए थे, आप एक बार प्लीज फिर से उनको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। आपको buddyforstudy.com पे जाना होगा, वहाँ पे आपको ऊपर ही एक रजिस्टर नाम से बटन दिखेगा। वेबसाइट में कई जगह आपको ये रजिस्टर बटन दिखेगा। जब आप उस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका नाम मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर लेगा, आपका करंट क्लास पूछेगा, आपका ज्योग्राफी समझेगा, आपका जेंडर पूछेगा, बेसिक डिटेल्स पूछेगा। आप जब भी ये इन्फॉर्मेशन दें प्लीज सही इन्फॉर्मेशन दें, बिकॉज एक बार आप जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वो आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जब भरें उसे आराम से भरें। एक बार आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, आपको पर्सनल इन्फो पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स भी पूछे जाएंगे, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कहा तो कौन सी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, वो भी पूछेंगे। एक बार आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भर देंगे, आपको तुरंत आपकी मैचिंग स्कॉलरशिप उसी जगह पे दिखने लगेंगी कि आपकी प्रोफाइल से मैचिंग करने वाली कौन सी स्कॉलरशिप आज के टाइम में लाइव है, या फिर आपकी प्रोफाइल को मैच करते हुए कौन सी स्कॉलरशिप आने वाली है, वो अपकमिंग स्कॉलरशिप में दिखेंगी। तो वेबसाइट बहुत क्लियरली आपको बता देगी कि ये स्कॉलरशिप आज के टाइम में आप अप्लाई कर सकते हैं, या ये स्कॉलरशिप आप ट्रैक कर लीजिए, जब ये लाइव होंगी तो आपको मिलेंगी। उसके लिए आप वहां जाके फॉलो बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपको फॉलो में ऐड कर लेगा। आपको जैसे लाइव होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक और हमारे व्यूअर ने सर क्वेश्चन पूछा है, सुतामा मजुमदार बोलती हैं, शी इज आस्किंग अबाउट स्कॉलरशिप्स फॉर क्लास 6, आर देयर स्कॉलरशिप्स फॉर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए? सुपमा जी, क्लास 6 के लिए स्कॉलरशिप बहुत कम है। ऑनेस्टली स्कॉलरशिप जो स्टार्ट होती है वो क्लास 9 के बाद ही स्टार्ट होती है। उसका मेजर रीजन यही है कि क्लास 8 तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एवरीबडी हैज अ राइट टू एजुकेशन। तो क्लास 8 तक आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई मिलती है। क्लास 8 के बाद से जब आपका प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ना शुरू करते हो 9, 10, 11, 12 के लिए, तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बट ऐसा नहीं है, क्लास 8 के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप आती हैं, क्लास 6 की स्कॉलरशिप आती है, जैसे एचडीएफसी की क्राइसिस स्कॉलरशिप है, जो कि क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपके घर में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से पढ़ती हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि स्कॉलरशिप सिर्फ मेरिटोरियस बच्चों के लिए अवेलेबल है या अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी अवेलेबल है? मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, लोगों की क्वेरीज आती हैं। सो इसमें थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरिटोरियस और अंडर प्रिविलेज दोनों के लिए अवेलेबल है, बट इसके बियॉन्ड भी अवेलेबल है। जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती हैं, जो कि हर साल हमारी एक
बड़े स्पॉन्सर हैं, कीप इंडिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो कॉलगेट के अंदर आती है, वो स्पोर्ट्स स्कॉलर देते हैं। HCL हमारा एक फाउंडेशन हमारा स्कॉलर है जो कि 50 स्पोर्ट्स स्कॉलर देते हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली हमने फोटोग्राफी के लिए एक स्कॉलरशिप लॉन्च करी है जो निकॉन स्कॉलरशिप है। तो सिमिलरली बाकी टैलेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप आती है। आज के टाइम में हम स्कॉलरशिप को इसके आगे ले जा चुके हैं। पहले हम सिर्फ स्कॉलरशिप में सिर्फ पैसे देते थे, आज के टाइम में हम आपको ऑनलाइन कंटेंट भी दे रहे हैं। तो हमारे एक स्पॉन्सर है टॉपर, जिन्होंने अपनी ऐप लोगों को फ्री देना शुरू करी, बिकॉज वो रियलाइज करा है कि कोविड-19 के कारण काफी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर हम उनको पैसे दे भी देंगे तो वो स्कूल में एडमिशन तो हो नहीं पाएगा उनका भी, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो ऐसे केस में वो घर पे कैसे बैठ के पढ़ाई करें। तो उसके लिए हमने एक टॉपर स्कॉलरशिप लॉन्च करी है, जिसमें हर बच्चे को 9, 10, 11, 12 के आपका साइंसेज एज वेल एज कॉमर्स के लिए आपको कोर्स मटेरियल मिल रहा है, जिसको पढ़ करके आप एटलीस्ट अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप बहुत पर्पस के लिए है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी सिंप्लीफाइड हो गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो आप में से काफी लोग उसके लिए एप्लीकेबल भी हैं। ओके तो सर, ये सैयद हनान हमारे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनको क्लास 11th के लिए स्कॉलरशिप चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो जैसा भी आप कोलगेट के बारे में बता रहे थे, आई गेस वो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए सर। क्लास 11th के लिए अगर आप देख रहे हैं तो कीप इंडिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी। इसमें आपको 75% मार्क्स चाहिए क्लास 10th में। अगर आपके वो मार्क्स हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बट अगर नहीं है तो आप हिम्मत ना हारिएगा। अभी बहुत सारी स्कॉलरशिप आनी है, जैसे अभी LIC की एक स्कॉलरशिप आनी है, अभी और भी हमारे भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो क्लास 11-12 के लिए स्कॉलरशिप देंगे। HDFC आएगा, V-Mart आएगा, तो आप उनका वेट कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप आएंगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आज के टाइम में, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि आपको पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा मटेरियल की जरूरत है इस समय ऑनलाइन, तो आप एक टॉपर स्कॉलरशिप है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको ईयर के एंड में एक 10,000 रुपीज़ तक का आपको और भी कुछ मटेरियल मिल सकता है। इसके अलावा अभी के टाइम में एक स्कॉलरशिप जो कि आप देख सकते हैं, क्लास 11 के हैं इसलिए मैं कहूँगा आप देख सकते हैं, अपने हायर एजुकेशन को सिक्योर करना है तो कॉलेज बोर्ड की एक स्कॉलरशिप आती है, SAT स्कॉलरशिप, जिसमें कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं कॉलेज बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पूरी जो आपकी एजुकेशन है, इंडिया की 20 बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको पूरी एजुकेशन आपकी फ्री हो जाती है। तो ऐसे आपके क्लास 11th को मैच करती हुई 3-4 स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी आप अगर अपना प्रोफाइल बना लेंगे तो जैसे जैसे स्कॉलरशिप लाइव होंगी आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। सो अब अगला क्वेश्चन सर जो लोग पूछते हैं कि हाउ कैन द स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, क्या प्रोसेस फॉलो होता है एप्लीकेशन के लिए, उसका थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। इसमें बहुत सिंपल है। मोस्टली स्कॉलरशिप जो है आपकी आज के टाइम में ऑनलाइन हो गई है, तो आपको ऑनलाइन आना है। जिस भी वेबसाइट पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे पहले आपको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए कई बार वेबसाइट ईमेल के इंसिस्ट करती है, तो अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिए। अगर ईमेल के इंसिस्ट नहीं करती तो मोबाइल नंबर के लिए तो सभी इंसिस्ट करेंगे। आप मोबाइल नंबर रखिए अपनी, और इसमें कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, क्योंकि सारी वेबसाइट आज के टाइम में आपका OTP वेरिफिकेशन करेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा फ़ोन नंबर अपने पास रखिए जब भी आप एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास बेसिक डिटेल्स, आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके फैमिली डिटेल्स हो गए, आपके एकेडमिक डिटेल्स हो गए, इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स आपसे क्वेश्चन आपके एम्बिशंस, आपका लॉन्ग टर्म गोल, उसके बारे में पूछेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। आप अपने उन आंसर्स को प्रिपेयर करके रखिए कि आप स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई में क्या करेंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड, आप वापस सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तब भी आप पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करेंगे, आपके पास क्या कोई और एजुकेशन लोन है, तो इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बहुत कम स्कॉलरशिप आज के टाइम में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेती है, जहाँ पे आपको प्रिंट लेकर के फॉर्म आपको कुरियर करना पड़ेगा उस एजेंसी को। बहुत कम है, तो एक ये तरीका होता है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप जो टैलेंट बेस्ड होंगी वो आपसे टैलेंट की भी इंफॉर्मेशन लेंगी, तो वो शायद आपको, लेट्स से अगर आपकी कोई ऐसे राइटिंग की स्कॉलरशिप है तो आपको ऐसे लिख के देना पड़ेगा। अगर लेट्स से आपकी वो कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स की है, जैसे आप ड्राइंग की अगर कोई स्कॉलरशिप है तो ड्राइंग और स्केचिंग आपको करके भेजनी पड़ेगी, तो पोर्टफोलियो शेयर करना पड़ेगा। तो वो आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको, फोटोग्राफी की स्कॉलरशिप है तो मैं भी फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो देना पड़ेगा। तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि उस स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, उसको मीट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। Okay. So, sir, does mere application guarantees कि students will get the scholarship? नहीं, मैं कहूँगा इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपने कितने ध्यान से एप्लीकेशन करी और कितने सही से एप्लीकेशन करी है, आपने उसकी एलिजिबिलिटी को समझा है,
आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो पढ़ने के लायक हैं, एलिजिबल होने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए, ब्लड डॉक्यूमेंट नहीं लगाने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट मांगे कि आपने वही डॉक्यूमेंट दिया है कि आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट दे दिया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आई थिंक मेयर एप्लीकेशन इज नॉट अ गारंटी, कहीं भी नहीं होती सर। मैं प्राइवेट स्कॉलरशिप छोड़ता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करता हूँ। अगर वहाँ पे सारी की सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप बैंक की पासबुक डालेंगे जो कि लेजिबल होनी चाहिए, जो कि पढ़ने में आनी चाहिए, जिसमें आईएफएससी कोड और उसका अकाउंट नंबर बहुत क्लियरली पढ़ने आ जाए और किसके नाम पे अकाउंट है। अब बच्चे अगर गलत स्कॉलरशिप अपनी पापा की डाल देते हैं, लेट्स से अपनी पासबुक, या पासबुक डाली है पर वो पढ़ने में नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। या आपने इनकम सर्टिफिकेट जो उन्होंने बोला था कि आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, बट आपने अपने हाथ से लिख के डाल दिया या आपने अपने पटवारी से लिखवा के डाल दिया, तो आप ऐसी गलतियां अगर करेंगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आपको बहुत ध्यान से भरना चाहिए, जब भी फॉर्म भरना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, मोस्टली वेबसाइट आपको जो एप्लीकेशन लेती हैं वो साइज डिफाइन कर देती हैं कि आपका 1 MB से ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए। तो आपको रेडी रहना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होकर के पढ़ने में भी आए, बट वो हैवी नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए भी काफी टूल्स हैं, आपको अपने साइज कम करना पड़ता है पर क्वालिटी कम नहीं करनी होती है। तो इन टूल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा, एक बार एप्लीकेशन करने के बाद आपने वो जो मोबाइल नंबर दिया है या जो भी ईमेल आईडी दी है वो आपको एक्सेस करना चाहिए। कई बार आपको इंफॉर्मेशन भेजी जाती है एसएमएस पे, गवर्नमेंट ही भेजती है, प्राइवेट ही भेजते हैं, अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो आप उस स्कॉलरशिप को नहीं पा पाएंगे। मैंने ऐसा भी देखा है, कई बार होता है बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है बट उसका फ़ोन नंबर खो देते हैं। फ़ोन नंबर खो देते हैं तो वो कॉर्पोरेट भी आपको रीच आउट नहीं कर पाता, बात ही नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में आपको स्कॉलरशिप कैसे देगा। तो ओके। ये चीज़ आपको तो स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन पहला स्टेप होता है जिसमें आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद वो कॉर्पोरेट जिस जिस टाइम पे कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट जब जब आपसे कुछ बात करना चाहे, आपको अवेलेबल होना चाहिए, आपको इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल होना चाहिए, आपको फेस टू फेस इंटरव्यूज भी हो सकते हैं आपके रिक्वायर्ड हो, उसके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। अपने नंबर को आप सही रखिए, डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी रखिए, तो आपको स्कॉलरशिप पक्का मिलेगी, इसका मैं आपको बताऊँ। सर आपने जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करी, तो कुछ मतलब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चों को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी होते हैं? देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर मैं बोलूँगा वो आता है इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट आपका आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर बनवाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि अभी आपका स्कॉलरशिप का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ये सही टाइम है, अपना एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए जो कि आप एक कॉमन सर्विस सेंटर या वीएलई के पास जाके बनवा सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि सीएससी वीएलई के आपके आसपास सबसे क्लोजेस्ट सीएससी वीएलई कौन सा है। अगर आपके पास पुराना इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाइएगा, वो उसको देख करके आपको बना देगा, नहीं तो वो आपके आईडी प्रूफ दोबारा मांगे, कुछ डिटेल्स लेगा और आपका एक नया बना देगा। टिपिकली 1 से 1.5 हफ्ता लगता है आपका इनकम प्रूफ आने में। तो अगर आपने इनकम प्रूफ अच्छा बना रखा है तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। आप अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं या ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी रेडी रखना चाहिए। अगेन सीएससी भी आपकी हेल्प करेगा ये बनाने में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन के लिए चाहिए होंगे। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं जो स्टेट की है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। इसका मतलब है कि आपको जाकर के अपने वही सीएससी वजह से ये भी चाहिए होगा प्रूफ कि आप उस स्टेट में रहते हैं। अब आता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बियॉन्ड, अगर हम जाएंगे तो अब जो अपनी रेगुलर स्कॉलरशिप होती है प्राइवेट वाली, सब आपसे एकेडमिक प्रूफ मांगेंगी। तो आपकी क्लास जो लास्ट क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। कई बार हमने देखा है कि क्लास अगर बच्चे कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे बच्चों को मार्कशीट घर ले जाने को नहीं मिलती। अगर वो जूनियर क्लासेस के हैं 8, 9, 10 के, तो आप उनसे पहले ही जा करके उसकी फोटो कॉपी ले लीजिए और उस पर सिग्नेचर करवा लीजिए, अटैच करवा के रखिए अपने पास। इसके बाद आता है आपका जो फी रिसिप्ट या प्रूफ कि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आईडी प्रूफ। अगर आपके पास कोई स्कूल से आईडी नहीं मिलता है तो उस केस में आप स्कूल से लिखवा के ले लीजिए कि आप नोटिफाई कर दें कि आप इस स्कूल में इस क्लास में पढ़ रहे हैं और आपने फीस पे करी है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिबल होना चाहिए, उस पर क्यूआर कोड होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए नंबर। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, कुछ कुछ नए डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। जैसे अगर आप श्री राम ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये केवल उन्हीं के लिए एलिजिबल है जो बच्चे जिनके पापा या गार्जियन जो हैं वो अगर कमर्शियल ड्राइवर हैं, तो चाहे वो ट्रक ड्राइवर हैं या लॉरी ड्राइवर हों या फिर ऑटो ड्राइवर भी वहाँ पे अलाउड हैं, या ओला उबर की कैब चला रहे हैं, तो उसका कमर्शियल ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए होता है आपको।
इसी तरह अगर आप लेट्स से एचडीएफसी में अप्लाई कर रहे हैं, एचडीएफसी इकोनॉमिक क्राइसिस में कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या है, कि आपके या तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके यहाँ किसी की बहुत ज्यादा अगर तबीयत खराब है तो मेडिकल प्रूफ देने चाहिए आपको। तो आपके वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप स्पोर्ट्स में है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने प्ले किया है तो उसका प्रूफ चाहिए होगा, या स्टेट लेवल पे प्ले किया है तो उसका प्रूफ चाहिए होगा। तो ओके। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात मैंने कही, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टाइम पे बनवा के रख लीजिए। सेकेंड, उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिए और इंश्योर करिए कि वो 1 MB से कम के हों, पर पढ़ने में अच्छे से आ जाए। ये 2 चीजें अगर आप करके रखेंगे तो आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में आसानी से कर लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि बर्डी फॉर स्टडी में अगर आपने एक बार एक एप्लीकेशन कर दी, तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो आपको दूसरी बार उसको दोबारा से अपलोड नहीं करना पड़ता। वो डॉक्यूमेंट आपके ऑटोमेटिकली यूज होते रहते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा मानना है एप्लीकेशन कि प्रोसेस सिंपल हो जाता बिल्कुल, होगा सर। तो बड़ी फॉर स्टडी एक रिपोजिटरी हो जाती है आपके लिए, जहाँ पे आपने अपने सारे डिटेल डाल दिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, एक एप्लीकेशन हो गई। जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी उसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको डालनी पड़ेगी, बट फिर से आपको स्टार्टिंग से काम नहीं करना पड़ेगा। ओके सर, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। तो लाइक एक क्वेश्चन जो और आता है कि कैन स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर मोर देन वन स्कॉलरशिप, लाइक एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक क्या, आप जितनी चाहे स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है, सबके लिए अप्लाई करिए। जब तक आपको स्कॉलरशिप मिल नहीं जाती तब तक आप अप्लाई करते रहिए। पर हाँ, एक चीज पे ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल गई है तो आपको बाकी स्पॉन्सर्स को बता देना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्कॉलरशिप कहीं से मिल तो नहीं रही है। अगर मिल गई है तो आप बता दीजिए, अगर जब तक नहीं मिली है तब तक आप अप्लाई करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका हर स्कॉलरशिप में हो ही जाए। ओके। और स्टूडेंट्स को सर ये स्कॉलरशिप का जो भी अमाउंट होता है वो किस तरह से मिलता है सर? मोस्टली स्कॉलरशिप में अकाउंट में ही आएगा, और वो अकाउंट आपका ही होना है। अगर आप माइनर हैं, यानी कि आप क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, 9, 10 में पढ़ रहे हैं, 11, 12 भी नहीं कहूँगा मैं, अगर 9, 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको शायद आपके पापा या मम्मी के अकाउंट में पैसे मिल सकते हैं। बट अगर आप 11th 12th में आ गए हैं और आपका खुद का अकाउंट नहीं है, तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो इसलिए मैं कहूँगा, अगर आप 11th में हैं, पहला काम करिए, अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए, जनधन अकाउंट खुलवा लीजिए अगर आप कुछ और प्रॉपर अकाउंट नहीं खुल पाता, और उसको अपना हैंडी रखिए, उसकी पासबुक भी अपने पास रखिए और डिटेल भी अपने पास रखिए, क्योंकि इसके बिना तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही नहीं। बहुत ही बहुत कम स्कूल, बहुत कम स्कॉलर्स होंगे जहां पर आपको स्कॉलरशिप आपके सीधा स्कूल के अकाउंट में मिलेगी। बहुत बहुत रेयर है वो सिनेरियो। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर आवर यूजर्स। और आज के सेशन के लिए आई थिंक इतना काफी है। विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। श्योर, ओके, टेक केयर। बाय सर, गुड नाइट।